केकेआर के ओनर की फिल्म का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि भाई पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर खत्म हुई नहीं है। और यहां भी पिक्चर पूरे तरीके से बाकी है। पीला समंदर, चेपॉक में आखिरी दिन, उम्मीद थी कि चेन्नई जीतेंगे और प्लेऑफ में जगह बना लेंगे और शायद एक टीम का रास्ता बंद हो जाएगा। एक का ऑलरेडी हो चुका है, पर ऐसा हुआ नहीं। मेरे साथ मौजूद है दीप दासगुप्ता। दीप, केकेआर ने ठान लिया कि भाई पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी भी उम्मीदें बाकी हैं, उनकी भी बाकी हैं और दूसरी टीमों की भी। लेकिन थोड़ा सा जो एक टेंशन है, या फिर यूं कहें कि ऊपर में अगर आप देखें तो अभी भी ना गुजरात फिक्स ना चेन्नई फिक्स। उम्मीद अभी भी बाकी है, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पूरा जो हफ्ता गया है, और हफ्ते क्या, अगर वीकेंड की हम बात करें, जो जो आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद जीटी क्वालिफाई हो जाए, शायद सीएसके क्वालिफाई हो जाए, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया और ज़्यादा। बस अभी यही है कि 9 टीम अभी भी उम्मीद लेके बैठी हुई है, अभी भी उम्मीदें बरकरार हैं इन लोगों की, और कोलकाता स्पेशली। लेकिन कोलकाता इस मैच से काफ़ी खुश होगी जिस तरीके से परफॉर्म किया है। आपके गेंदबाजों ने परफॉर्म किया है, आपके बल्लेबाजों ने परफॉर्म किया, आपके इंडियन बल्लेबाजों ने किया है। तो मेरे ख्याल से इस परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश होगी कोलकाता। बिल्कुल, एक बार फिर हम अंक तालिका पर आएंगे, लेकिन उससे पहले अब इस मैच की थोड़ी सी बात कर ली जाए। दीप, गलती चूक जहां से भी हुई, एक कैच छूटा, उन सारी चीजों को अगर हम फिर भी दरकिनार करें तो नीतीश राणा, रिंकू सिंह की वो 99 रन की पार्टनरशिप, इसने टोन पूरे तरीके से सेट कर दिया, प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छी पारी दोनों ने खेली। और जब आए थे तब 33 पे 3 था, तब लग रहा था भैया ये जो 144 है ये उतना आसान नहीं होने वाले। क्योंकि आप देखते हैं, आपको लगता है कि भैया सीएसके स्पिनर्स और पिच पे घुमाव है, थोड़ा सा टर्न है, थोड़ा सा मदद ज़रूर मिला ड्यू के चलते। लेकिन उसके बावजूद क्रेडिट देना पड़ेगा कि दोनों ने बहुत बढ़िया पारी खेली। पारी को पहले संभाला और उसके बाद फिर फिनिश भी किया। आपने बोला ड्यू, तो मैं आपसे यही इसीलिए पूछना चाहूंगा कि जब टॉस हुआ तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि टॉस के बाद जो कप्तान होते हैं वो चेस करना पसंद करते हैं, और खास तौर से तब जब सामने कोलकाता जैसी टीम हो जहां रिंकू सिंह मौजूद है, नीतीश राणा मौजूद है, जो चेस अच्छा करते हैं। तो क्या ये थोड़ी सी चूक भी हुई? मैं चूक नहीं कहूंगा, इसका कारण ये है कि ड्यू ऐसा चीज़ है जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और देखिए, पहले इनिंग्स में तो घुमाव देखने को मिला था, टर्न देखने को मिला था। कभी कभार ड्यू का ऐसा होता है कि ऑब्वियसली नेचुरल चीज़ है, तो आप उतना प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। आई एम श्योर पिछले 1-2 दिन जब प्रैक्टिस किया होगा चेपॉक में, ड्यू नहीं हुआ, क्योंकि शाम को ही करते हैं, रात को ही प्रैक्टिस करते हैं, तो नहीं गिरा होगा ड्यू। तो तभी वो डिसीजन लिया होगा, क्योंकि इतने साल से खेल रहे हैं वहाँ पे, भली भांति जानते हैं कि एक बार ड्यू आता है तो फिर मुश्किल हो जाता है, स्पेशली स्पिन के लिए। और अगर आप सीएसके के उस बॉलिंग यूनिट को देखें, और आज से नहीं काफ़ी सालों से, कि स्पिन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जिम्मेदारी रहता है उस टीम में, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा नेचुरल चीज़ है। तो मैं चूक कहना शायद गलत होगा, हार्श होगा थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन अगर गेंदबाजी की तरफ अब आप देखें वहां पर, तो दीपक चाहर ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, उन्होंने 3 विकेट निकाले 33 रन पर उसके बाद कोई गेंदबाज आगे नहीं आ पाया। और जाडेजा ने भी क्या आज कुछ ज्यादा देर से गेंदबाजी की? नहीं, जडेजा का आप कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो 3 विकेट गिरने के बाद दोनों लेफ्ट हैंडर्स आ गए थे, तो दोनों लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ थोड़ा सा आप देख रहे थे कि मोइन के साथ, टीक्सना के साथ, तुषार पांडे, कि भैया कितना डिले कर सकता हूँ। अगर विकेट कोई गिरता तो फिर एक राइट हैंडर आता, फिर आ जाते वो। तो मेरे ख्याल से वेट करते करते आए वो, 11वें या 12वें ओवर में आए। तो वो आप वेट क्यों किया, लेट क्यों लाए, वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि 2 लेफ्ट हैंडर्स थोड़ा सा पहले वेट करते हैं कि 2-4 ओवर देख लेते हैं। तो जब नहीं गिरा विकेट, वो साझेदारी आगे बढ़ती रही, तब लेके आया जडेजा को। मैचअप तो खैर इस बार हर कप्तान के जहन में भी रहा है, और शायद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो धोनी के भी दिमाग में कहीं ना कहीं चला। बहरहाल, अगर आप बल्लेबाजी की तरफ रुख कर रहे हैं चेन्नई की, दीप, तो आज वैसी जो जानी जाती है चेन्नई जिस बल्लेबाजी के लिए, वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि दिखी नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ को आप देख लें और कॉनवे को देख लें, कॉनवे जिस वक्त सेट थे वहां पर उनकी विकेट गिरती है, और शायद वही टर्निंग पॉइंट थोड़ा सा, खैर क्योंकि गहराई काफ़ी है सीएसके के बल्लेबाजी के क्रम में, तो आप कहेंगे टर्निंग पॉइंट काफ़ी हद तक वो एक ओवर था जहाँ पे 2 विकेटें आई सुनील नारायण के। आई थिंक वो काफ़ी हद तक आप कहेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से एक मोइन आउट हुए और साथ में आई थिंक अजिंक्य आउट हुए थे। तो वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उसके बाद फिर थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं बैकफुट पे, कि आपके 1 ओवर में आपके 2 आउट हो गए, तो फिर तब आप कोशिश, पहले आपका फोकस रहता है कि किस तरीके से पारी को संभालें, मतलब रन रेट वगैरह तो बात की बात है, पहले संभालें। और T20 इतना तेज चलता है, अब संभालने के चक्कर में 3-4 ओवर निकल जाते हैं सस्ते में। तो कहीं ना कहीं वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक वो एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं, वो ओवर रहा। और सुनील नारायण की आपने बात की,
कल इस मैच पर जब हम लोग प्रीव्यू कर रहे थे, जी। यूसुफ भाई यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि भाई सुनील नारायण है और आंद्रे रसल, इन दो खिलाड़ियों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, कुछ वैसा परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है। क्या नारायण ने एक बार फिर साबित किया कि नहीं, अभी मेरे बारे में आप सोचिए भी मत, भाई बहुत क्रिकेट जी। बाकी है और मैं आगे भी रहूंगा इस टीम के लिए? देखिए यूसुफ ने जो कहा है वो आप समझ सकते हैं। इसके पहले 8 मैचेस में मेरे ख्याल से 1 विकेट, 9 पारियों में मैचेस में 1 विकेट, राइट, और वैसे दिख भी नहीं रहे थे, तो वो आप समझ सकते हैं। लेकिन ये है कि उनके पास अभी भी आराम से 1-2 साल तो आराम से वो और खेल सकते हैं। इतना इतना तो है, अभी भी क्रिकेट बचा उनमें और आंद्रे रसल में। और आज शायद वो दोबारा याद दिलाया है सबको, क्योंकि आज उनके जो बॉडी लैंग्वेज था वो भी काफ़ी अलग था। अमूमन आप देखते हैं कि वो थोड़ा सा लेजी दिखते हैं मैदान में, लेकिन आज अगर उनके बॉडी लैंग्वेज पे नज़र डालेंगे तो भाग रहे थे, तो उनको भी लगा कि नहीं भैया मुझे थोड़ा सा करके दिखाना पड़ेगा, ये आखिरी 2 मैचेस ही हैं। और दूसरे की तरफ देखने वाली बात तो देखिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा अभी रिप्लेस करना इन दोनों खिलाड़ियों को। आपको वेट करना पड़ेगा शायद बड़े ऑक्शन के लिए, जो अगले साल तो नहीं होने वाला। तो अगले ऑक्शन में क्या आप रिप्लेसमेंट ढूंढ पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी बात रही है वो आपको बल्लेबाजी में आपको रिंकू जैसे एक प्लेयर मिल गए हैं जो फिनिश भी करते हैं, और गेंदबाजी में सुयश जैसे एक आपको लेग स्पिनर मिल गए हैं, तो वो एक अच्छी बात रही है केकेआर के लिए। और केकेआर के लिए एक अच्छी चीज़ ये भी रही है दीप, काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे थे कि जो लॉर्ड ठाकुर हैं, शार्दुल हैं, उनसे आप गेंदबाजी का इस्तेमाल कम करवा रहे हैं, बतौर बल्लेबाज ज़्यादा खिला रहे हैं। आज देखिए उनके हाथ में आपने गेंद दी, पहले ओवर में उन्होंने विकेट ली, और फिर डेथ ओवर्स में आके आखिर में जो गेंदबाजी की है शायद 20 रन कम बनाने दिए। देखिए वो इंजरी चल रहा था उनके, थोड़ा सा निगल था, सामने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है, तो उसके शायद वो भी दिमाग में होगा, जिसके चलते थोड़ा सा कम गेंदबाजी करवाई होगी, या नेट में थोड़े से कम डाले होंगे गेंद, तो प्रैक्टिस कम हुई होगी। लेकिन आज अच्छा लगा कि आज थोड़े रिदम में दिखे आज, क्योंकि देखिए मेरी नज़रें तो मतलब मेन फोकस तो वही है, इंडिया ठीक है, बाकी टीम्स तो अच्छी बात है। तो मैं उस नज़रिए से भी काफ़ी खुश हुआ देख के, और अच्छी बात लगी कि रिदम में दिखे शार्दुल आज। आखिर में पॉइंट्स टेबल की तरफ अगर नजर डालें, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, चेपॉक में ये आखिरी मुकाबला चेन्नई के लिए, उनको उम्मीद थी कि शायद उनके बगल में क्यू लिखा जाएगा, पर आज इंतजार करना पड़ा। कोलकाता 12, पंजाब 12 और राजस्थान 12, बेंगलुरु भी वहां पर, लखनऊ भी अब सोच रही होगी दीप कि अगर बारिश नहीं हो रही होती तो शायद वो भी उसी फहरिस्त में 12 वाले में होते। हाँ वो भी 12 वाले में होते, सही कहा आपने, फिर सीएसके 16 पे होती चेन्नई, शायद यू नेवर नो। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप देखें किनके पास मैचेस बचे हैं, तो आपको दिखेंगे वहां पे बेंगलुरु के पास आपका मैच 2 बचा है, एक एक्स्ट्रा, और पंजाब के पास आपके 2 मैचेस बचे हैं। तो आप इसलिए कहेंगे कि शायद बेंगलुरु और पंजाब के पास एक बेटर चांस है। मुंबई ऑलरेडी 14 पे है, वो 16 पे पहुंच सकती है। 2 में से 1 जीतना है 16 पे पहुंचने के लिए, तो मुंबई वुड बी फेवरेट्स। अभी गुजरात चेन्नई के बाद मुंबई वुड बी फेवरेट्स, और उसके बाद ऑब्वियसली लखनऊ बैंगलोर और पंजाब, ये 3 दावेदार प्रबल मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे 14 पे तो थोड़ा कम ही नज़र आता है, क्योंकि लखनऊ जैसे 1 पॉइंट जीतेगा ना, फिर 14 वाले बाहर हो गए। तो लखनऊ का भी कल परसों मैच है मुंबई इंडियंस के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा, और वहाँ पे अगर लखनऊ जीत जाती है तो फिर 14 तो गोज आउट ऑफ द विंडो। एग्जैक्टली, तो ये समीकरण है, इसीलिए कहा कि पिक्चर अभी बाकी है और सबकी निगाहें अब कहीं ना कहीं लखनऊ पर होंगी कि भाई आप मत जीतिए, अगर आप जीतेंगे तो फिर हमारा थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा। तो मुंबई के सपोर्ट में सारी टीमें होंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीप, भाई आपने चर्चा की। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी।